नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो आप सभी का इंतजार आज खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि 3rd ग्रेड रीट मेंस जो एग्जाम है आपका, उसकी क्लासेज आज अपन साइकोलॉजी से शुरू करेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी होगी। स्टार्टिंग में मैं एक क्लास अपलोड करूंगा और धीरे धीरे अपन 2 क्लासों पर आ जाएंगे। और पिछली रीट पात्रता परीक्षा में अपने चैनल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और उसी चीज को अपन जो है उसी लेवल को जो है कायम रखेंगे। जो भी स्टूडेंट नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शुरू करने वाले अपन की एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। मेस्लो का यह कथन किस आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो मेस्ला का आवश्यकता का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो इस हिसाब से है। ठीक है, इसने जो है जो मतलब आवश्यकता है उनको 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 भागों के मैं नाम बता दूं आपको। सबसे नीचे आती है शारीरिक क्रियात्मक अवस्था। कौन सी? शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता नाम नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरे नंबर पर जो आपकी आती है वो आती है आत्मीयता की अवस्था या आवश्यकता। आत्मीयता को अपन और कहें तो प्रेम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेम। फिर चौथे नंबर पर आती है सम्मान की आवश्यकता। किसकी? सम्मान की आवश्यकता। और लास्ट में आती है आपकी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। किसकी? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जो भी चीज करवाऊंगा मैं एकदम अच्छे तरीके से करवाऊंगा, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और रीट में जो आपकी पात्रता हुई थी उसमें अपने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया था। ऊपर वाली 2 अवस्थाएं ये उच्च अवस्थाएं हैं आपकी। क्या है? उच्च अवस्थाएं। और नीचे वाली जो 3 अवस्थाएं हैं आपकी ये है निम्न आवश्यकताएं। निम्न आवश्यकताएं। तो ऊपर वाली उच्च अवस्था या आवश्यकता है, नीचे वाली निम्न या जो है आवश्यकता या अवस्था है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेस्लो के सिद्धांत की निम्न जो आवश्यकता है उसमें सबसे ऊपर कौन सी आती है? तो आत्मीयता या प्रेम की आवश्यकता। अब किसमें क्या आता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले शारीरिक क्रियात्मक अवस्था जो आती है इसमें आता है भूख हुई, ठीक है, प्यास, काम, ये चीजें जो है आपकी शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। सुरक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत क्या आएगा? सुरक्षा में क्या हो सकता है? एक तो आर्थिक सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा के अलावा अपन कहें कि जीवन बीमा भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, या फिर अपन कहें जीवन बीमा के अलावा स्वास्थ्य की आवश्यकता, ये सब आती है आपकी सुरक्षा की। स्वास्थ्य सुरक्षा हुई, आर्थिक सुरक्षा हुई, जीवन बीमा हुई, ये सारी की सारी आपकी सुरक्षा के अंतर्गत आती है। फिर बात आती है आत्मीयता या प्रेम की। ठीक है, इसमें व्यक्ति क्या करता है? परिवार और मित्र वगैरह जो होते हैं, मित्र से प्रेम की क्या करता है? प्रेम की उम्मीद करता है। प्रेम की उम्मीद करता है। ठीक है, फिर सम्मान की, कि वो क्या चाहता है? कि सम्मान पाना चाहता है सोसाइटी में। और लास्ट में जो आती है आपकी सबसे उच्चतम अवस्था, उसका नाम है आपका आत्मसिद्धि की अवस्था। और आत्मसिद्धि की अवस्था जो है आपकी वो ये है कि एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये अपन ने पूरा अच्छे तरीके से जो है देख लिया है कौन सी आवश्यकता में क्या जो है आवश्यक होता है। ठीक है, तो जिसमें व्यक्ति को वह होना चाहिए जो हो सकता है, मतलब संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए, कवि को कविता लिखनी चाहिए। तो ये आत्मसिद्धि की अवस्था के अंतर्गत आता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है क्या कहलाता है? जो भी चीज बताऊंगा एकदम अच्छे से बताऊंगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी के से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है क्या कहलाता है? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें, जो आपकी अभिप्रेरणा है वो 3 चीजों पर निर्भर करती है। किस पर? अभिप्रेरणा जो है आपकी वो 3 चीजों पर निर्भर करती है। तो अभिप्रेरणा बराबर क्या होती है आपकी? अभिप्रेरणा बराबर होती है आपका आवश्यकता प्लस अंतर्नोद। ठीक है, आवश्यकता प्लस अंतर्नोद प्लस जो है आपका उद्दीपक, ये होती है अभिप्रेरणा की परिभाषा। मतलब उसमें आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपक ये तीनों आवश्यक होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका अंतर्नोद। ठीक है, और अंतर्नोद जो है उसके बारे में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, वो है कि ये विशिष्ट लक्ष्य से निर्दिष्ट होता है। विशिष्ट लक्ष्य से
निर्दिष्ट होता है, निर्दिष्ट होता है। सबसे पहले आवश्यकता होती है, आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और अंतर्नोद के बाद में जब उद्दीपक मिल जाता है तो अंतर्नोद शांत हो जाता है। तो उद्दीपक के बारे में एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता ही है, व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन? उद्दीपक, और आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि जब उद्दीपक अपने को मिल जाता है तब अंतर्नोद में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? अंतर्नोद में कमी आ जाती है, अंतर्नोद में कमी आ जाती है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे अंतर्नोद जैसे अपने को उद्दीपक मिल जाता है तो अंतर्नोद में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और उद्दीपक जो है व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वो आकर्षित करेगा तब क्या होगा आपके, तब जो है आपका अंतर्नोद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ध्यान में रख लेना, वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है तो वो कहलाता है आपका अंतर्नोद। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में असत्य कथन बताओ। ठीक है, सबसे पहले प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित और परिवर्तित करती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा जो होती है वो व्यक्ति को नियंत्रित, निर्देशित और परिवर्तित करती है। जैसी ट्रिक्स मैंने आपको रीड प्री में बताई थी वैसे मैं आपको बता दूं कि कभी भी पॉजिटिव चीज होगी वो गलत हो ही नहीं सकती। तो ये तो पॉजिटिव चीज है तो ये तो गलत हो नहीं सकती। ठीक है, प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है, पॉजिटिव चीज है, सही बात है। किंतु अवधान निर्माण में सहयोगी नहीं है। अवधान क्या है? पॉजिटिव है लेकिन सहयोगी नहीं है, नेगेटिव हो गई, मतलब ये क्या है? गलत। और यही उत्तर हो गया। बस आपके मनोविज्ञान में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं कि आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। तो प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है, सही बात है, लेकिन अवधान निर्माण में सहयोगी नहीं है, ये गलत बात है। अवधान मतलब ध्यान केंद्रित करने में भी अभिप्रेरणा क्या है? सहयोगी है। फिर प्रेरणा परिणाम के ज्ञान से भी प्राप्त होती है, बिल्कुल। जो प्रेरणा होती है वो परिणाम जो होता है उसके ज्ञान से भी प्राप्त होती है। प्रेरणा अधिगम प्रक्रिया के व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल। प्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है अधिगम प्रक्रिया के व्यवस्थापन का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो बिल्कुल है। अपने को असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो जाएगा। अपनी क्लास आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ जो है किसके लिए है? रिविजन के लिए। अच्छे से रिविजन अपन कर ले। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले बात बता दूं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता है। उसकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती थी, मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता है मनोज, और उसकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती थी, मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जब उसके दोस्त पूछते तो वह बस इतना कहता है कि अपना इरादा जो है सिलेक्शन का नहीं है, रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है। मनोज की अभिप्रेरणा को किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से बेहतर समझाया जा सकता है? मतलब मनोज पढ़ने में अच्छा है, उसका सिलेक्शन भी आसानी से हो सकता है, टेस्ट सीरीज में भी रैंक अच्छी आती है, लेकिन उसके दोस्त को बोलता है कि सिलेक्शन नहीं, मुझे रैंक चाहिए ताकि गृह जिले में नियुक्ति मिल सके। तो ये किस सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा के उससे संबंधित अपन कह सकते हैं, वो इसने पूछा है। सबसे पहले अपन मैक्सीलैंड के सिद्धांत की बात करें। मैक्सीलैंड का जो सिद्धांत है उसको उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत या निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत कहते हैं। उपलब्धि और निष्पत्ति एक ही चीज होती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये कहते हैं मैक्सीलैंड के सिद्धांत। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा जो सिद्धांत है आपका, ये क्या कहता है वो मैं बता देता हूं। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत कहता है आपका कि जो भी कुछ आप सीखते हो वो वातावरण के द्वारा सीखते हो, वातावरण के द्वारा अभिप्रेरित होते हो, द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। मतलब जो भी अभिप्रेरित होते हैं वातावरण के द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या कहा कि स्वभाव का अभिप्रेरणा में कोई योगदान नहीं है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्वभाव का अभिप्रेरणा में योगदान नहीं है। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, योगदान नहीं है मतलब वातावरण के द्वारा अभिप्रेरित होता है कोई भी व्यक्ति, स्वभाव का अभिप्रेरणा में कोई योगदान नहीं होता। ये कौन कहता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है? मैक्सीलैंड के द्वारा दिया गया है। फिर बात आती है मॉर्गन की। मॉर्गन का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? मॉर्गन का सिद्धांत कहता है शरीर क्रिया सिद्धांत। नाम जो है सिद्धांत का वो है शरीर क्रिया सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या कहता है? शरीर क्रिया जो सिद्धांत है आपका वो कहता है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसकी जो अभिप्रेरणा है,
मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या होगा, कोई भी प्राणी की प्रतिक्रियाएं केंद्रीय प्रेरक स्थिति द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रीय प्रेरक शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है, शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जो है नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? केंद्रीय प्रेरक शक्ति। तो क्वेश्चन आ जाएगी केंद्रीय प्रेरक शक्ति, अभी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में, कि केंद्रीय प्रेरक शक्ति द्वारा जो है अभिप्रेरणा नियंत्रित होती है या प्राणी की प्रतिक्रिया नियंत्रित होती है। कौन सा सिद्धांत कहता है? शरीर प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है, जो मॉर्गन ने दिया था। अब बात यह आती है इसमें, इसने किसका जो है बाह्य उद्दीपक जो है उसका खंडन किया है। इसने बाह्य उद्दीपक का खंडन किया है, उद्दीपक का खंडन किया है। किसने? मॉर्गन ने। फिर आती है क्लार्क हल की बारी। क्लार्क हल का जो सिद्धांत है उसको अंतर्नोद सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्नोद सिद्धांत। अब जो आपका अंतर्नोद सिद्धांत है ये क्या है? अंतर्नोद सिद्धांत क्या कहता है कि प्राणी कोई भी कार्य या करता है वो किसके कारण करता है? जैविक अभिकारकों की वजह से। भूख, प्यास, काम जैसे प्रणोद द्वारा, प्रणोद मतलब चालक द्वारा कोई भी प्राणी क्या करता है? क्रिया प्रारंभ करना। ये कौन सा? शॉर्ट में बता रहा हूं बस, प्रारंभ करना। ये बात कहता है अंतर्नोद सिद्धांत जो आपका क्लार्क हल ने दिया। फिर आता आपका व्रूम, और ये इसका उत्तर व्रूम है। व्रूम क्या कहता है? विक्टर व्रूम इनका पूरा नाम है। इसका सिद्धांत जो है आपका, उसका नाम है आपका अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रत्याशा सिद्धांत। और ये क्या कहता है? प्रत्याशा सिद्धांत में ये क्या कहता है कि प्राणी जो है कोई भी अनुक्रिया कब करेगा कि उसका परिणाम क्या है वो जानकर करेगा। परिणाम क्या होगा? मतलब कि कोई कार्य तभी करेगा, कोई प्रतिक्रिया तभी करेगा जब उसको पता हो कि उसका परिणाम क्या होगा। और यहां पर क्या बोल रहा है कि गृह जिले में नियुक्ति मिलेगी मुझे अगर मैं अच्छी रैंक ले आऊंगा, तो ये उसको परिणाम को देखकर काम कर रहा है। इसका मतलब ये विक्टर ब्रूम के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकती है लेकिन समझना पड़ेगा। तो गृह जिले में रैंक लाना क्या है? उस चीज का परिणाम है, इसलिए वो प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ये विक्टर ब्रूम का जो सिद्धांत है उसको फॉलो कर रहा है। फिर आता अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो मैं आपको बता चुका, कथन वाले आपको पढ़कर तो रखने हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन आंखों के आगे से गुजारोगे तो कुछ याद रहने के चांस रहेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वुडवर्थ। ठीक है, तो यहां पर आप जो है परिभाषा को याद कैसे रख सकते हो? योग्यता, प्रेरणा, उपलब्धि, सहायक, ऐसे करके कुछ नाम को याद रख सकते हो। तो व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है, और यह कथन आपका वुडवर्थ का है। एक चीज और जो वुडवर्थ ने कही थी वो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी निष्पत्ति है, निष्पत्ति का मतलब हो गया उपलब्धि। निष्पत्ति या उपलब्धि एक ही चीज होती है, ये ध्यान में रख लेना। जो आपकी निष्पत्ति या उपलब्धि होती है ये योग्यता प्लस अभिप्रेरणा की देन होती है। क्या होती है? योग्यता प्लस अभिप्रेरणा की देन होती है। योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। फिर अगला क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय क्या माना जाता है? तो आपका स्किनर जो है वो अरस्तु के समय से क्या मानता है? शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ मानता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोल रहा हूं मैं, तो ये है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान का जनक नहीं बता रहा मैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बता रहा हूं। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक आपका थॉर्नडाइक का ध्यान में रखना। और स्किनर जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय से मानता है। किसके समय से? अरस्तु के समय से। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन बताइए। क्या बताइए? असत्य कथन बताइए। सबसे पहला, स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन बताया। यह बात बिल्कुल सही है। स्टीफन जो नामक जो मनोवैज्ञानिक था उसने शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन बताया। आने लायक जो आपका क्वेश्चन है अलग से आ सकती है कि शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन किसने बताया? स्टीफन ने। फिर करो और करो ने शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करना बताया। तो जन्म से वृद्धावस्था नाम आ जाए तो करो एंड करो कर देना, यह भी बिल्कुल सही है। फिर कॉल सैनिक जो है उसने शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व खोज का शिक्षा में प्रयोग मानते हैं।
जो कौल सैनिक है वो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान सिद्धांत व खोज का शिक्षा में प्रयोग मानते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर नाल व अन्य शिक्षा मनोविज्ञान को मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन मानते हैं, और ये आपकी गलत है, और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो फिर ये किसने कहा, तो ये चीज किसने कही फिर, तो ये चीज आपकी कही सेंट्रोक ने। किसने कही, सेंट्रोक नामक मनोवैज्ञानिक ने कही थी। तो ये 4 परिभाषाएं और याद होगी आपको। जन्म से वृद्धावस्था आते क्रो एंड क्रो कर देना, कर्मिक अध्ययन आ जाए जब आपका शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में तो स्टीफन कर देना, और जब आपका मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और खोज का शिक्षा में प्रयोग मानते हैं तो कौल सैनिक कर देना, और जो आपका मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है ये बात आ जाए तो सेंट्रोक कर देना। क्वेश्चन नंबर 53 और अगला, भले यहाँ लेवल 1 लिखा हो लेकिन लेवल 2 के लिए भी उपयोगी है, ध्यान रख लेना। एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है, जिसे बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, यह संप्रदाय है। एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन और मापन पर बल देता है, तो जिसने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया तो वह संप्रदाय आपका व्यवहारवाद है। ठीक है। संरचनावाद कौन सा है, विलियम वुंट और शिष्य टिचनर वाला। विलियम वुंट और इनका जो शिष्य था कौन, टिचनर। ठीक है। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स के द्वारा जो दिया गया। व्यवहारवाद वाटसन द्वारा प्रतिपादित है, और मनोविश्लेषणवाद आपको पता ही है फ्राइड द्वारा प्रतिपादित है। तो व्यवहारवाद जो है आपका निरीक्षण और मापन पर बल देता है और बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करने का काम किया है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सटीक विचार कौन सा है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो है आपका सबसे सटीक विचार कौन सा है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं है, यह ध्यान में रख लेना। कई बार अपन विधायक और नियामक में कंफ्यूज हो जाते हैं। विधायक तो है, नियामक नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही हो गया। इसके अलावा ध्यान में जो आपको रखना है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह सामाजिक होता है। क्या होता है, सामाजिक होता है। ठीक है, प्रयोगात्मक होता है, प्रयोगात्मक होता है। इसके अलावा सामाजिक प्रयोगात्मक के अलावा वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ के अलावा अगर बात करें तो अनुप्रयुक्त होता है। क्या होता है, अनुप्रयुक्त। तो ये भी 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, ये विधायक है, नियामक नहीं है, सामाजिक है, प्रयोगात्मक है, वस्तुनिष्ठ है और अनुप्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा पहले अपन जो है इस लाइन को पढ़ लेते हैं। एक छात्रा परी जो रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है, वह कहती है मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन अगर मैं ये क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है। वापस देखो, एक छात्रा है परी, वो रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है, वह कहती है मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए जो जरूरी है। नीचे दिए गए कथन में कौन सा परी की अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में सबसे सटीक विश्लेषण करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं आपको। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा सक्रिय है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी बाहरी, और ये एक मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है। आंतरिक और बाहरी दोनों कैसे, देखो ये कैसे, केवल बाहरी है, गलत। केवल आंतरिक, परी पूरी तरह आंतरिक है, गलत। परी केवल सामाजिक स्वीकृति के लिए काम कर रही है, गलत। परी में दोनों कैसे है, आंतरिक और बाहरी, वो मैं बता देता हूं। यहां पर क्या बोला उसने कि मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, ये उसका सुकून मिलना आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। और वो क्लास इसलिए अटेंड कर रही है कि उसको 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट चाहिए, और ये सर्टिफिकेट, पुरस्कार, दंड वगैरह होते हैं, ये बाहरी अभिप्रेरणा के कारण होते हैं। तो आंतरिक तो उसको सुकून मिल रहा है और बाहरी की उसको सर्टिफिकेट चाहिए 100% अटेंडेंस का, तो ये दोनों अभिप्रेरणाएं मिक्स हो गई। अब थोड़ा सा आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बता देता हूं, 1 मिनट। आंतरिक अभिप्रेरणा, एक ही चीज ध्यान में रखनी है। आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है ये आपकी कार्य केंद्रित होती है। किसके केंद्रित होती है, कार्य केंद्रित। जैसे ऊपर उसमें लिखा था ना संगीत से सुकून मिलता है, तो संगीत मतलब कार्य केंद्रित, मतलब संगीत सीखना चाहती है वो या सुनना चाहती है। बाहरी जो अभिप्रेरणा है ये होती है लक्ष्य केंद्रित। क्या होती है, लक्ष्य केंद्रित। कैसे पता चला कि वो 100% जो आपके अटेंडेंस है उसका सर्टिफिकेट लेना चाहती है, उसका सर्टिफिकेट लेना चाहती है, मतलब उसका कुछ लक्ष्य हो, एक
ठीक है, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है वो लक्ष्य केंद्रित होती है, आंतरिक होती है कार्य केंद्रित। ये आंतरिक जो स्वभाव होते हैं अपने, जैसे ऊपर जो आपको है सुकून मिलना, ये बाहरी में क्या आ जाते हैं, दंड आ जाता है, पुरस्कार आ जाता है, ठीक है, कोई इनाम वगैरह होते हैं, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ये वापस वही आ गया, सॉरी, इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानियां पढ़ता है। मतलब शक्ति और सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है कि मुझे तो रोहित शर्मा बनना है, मुझे तो विराट कोहली बनना है, और वर्तमान में देखे तो मुझे अभिषेक शर्मा बनना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में वो खेलने वाले भी है कि मुझे तो अभिषेक शर्मा बनना है, तो अभिषेक शर्मा की कहानियां पढ़ता है उसके जैसा बनने के लिए। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है, अथवा किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होता है। ठीक है, कोई मान लो फेमस व्यक्ति उसके साथ मिलता जुलता है, तो शक्ति अभिप्रेरक व्यक्ति अभिव्यक्ति हेतु मैक्सीलैंड के अनुसार ये कौन सी विधि? मैक्सीलैंड ने 4 विधियां बताई। कौन कौन सी 4? ये नाम चारों लिखे हुए हैं। इसमें से अगर आप वापस में बता देता हूं कि कौन सी कहां काम होती है, अच्छे से देख लेना। सबसे पहले अगर बात करें अपन कि जब अपन किसी बाहरी स्रोत को अपने शक्ति का या सामर्थ्य के लिए जो है प्रयोग में लेते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए या अच्छा करने के लिए, जब अपन किसी बाहरी आदमी या बाहरी स्रोत को काम लेते हैं, तब वो हो जाती है बाहरी स्रोत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दूसरी आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगी कि स्वयं की काबिलियत के आधार पर, स्वयं की काबिलियत, ठीक है, स्वयं की काबिलियत के अनुसार खुद की शक्ति मापता हो। मतलब अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि जो है एक व्यक्ति जो है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का बोध खुद किया जो खेल है उसको सुधार करके बना रहा है, ठीक है, तब क्या हो जाती है, स्वयं की जो काबिलियत है उसके अनुसार अगर आप शक्ति को मापते हैं, अपने सामर्थ्य को मापते हैं, तो वो आंतरिक स्रोत हो जाता है। इसमें जो खेल सितारों वगैरह को कहानी पड़ता है, बाहरी स्रोत है वो, तो इसको बाहरी कहेंगे। व्यक्तिगत स्तर क्या होगा, ये भी एक अच्छा है। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रित करना चाहता है, दूसरों पर नियंत्रण या प्रभाव करना चाहता है, तानाशाही टाइप से प्रभाव करना चाहता है, ये होता है। ठीक है, ये होता है आपका व्यक्तिगत स्तर। फिर आपका बच गया संस्थागत स्तर। कौन सा बच गया? संस्थागत स्तर बच गया। संस्थागत स्तर में क्या होता है, इसमें व्यक्ति तो है ना, इसको दूसरा नाम मैं बता दूं, इसका दूसरा नाम है सामाजिक स्तर। कौन सा? सामाजिक शक्ति स्तर भी कहते हैं इसको, सामाजिक शक्ति स्तर या संस्थागत स्तर। संस्थागत स्तर में क्या होता है, दूसरों को प्रभावित और नियंत्रित तो करना चाहता है व्यक्ति, लेकिन किसी संस्था के भले के लिए। ठीक है, दूसरों पर नियंत्रण करना चाहता है। थोड़ी हार्ड आएगी साइकोलॉजी, क्योंकि अब आपका पात्रता वाला बोर्ड नहीं करवाएगा एग्जाम, अब आरएसएस भी बोर्ड करवाएगा। तो दूसरों पर नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन किसी संस्था के भले के लिए, किसी संस्था के भले के लिए, मतलब किसी संस्था के भले के लिए दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, तो उसको संस्थागत स्तर या सामाजिक शक्ति स्तर कहते हैं। बाहरी स्रोत, जिसमें बाहरी किसी व्यक्ति को वो क्या मानता है, आदर्श खुद को माने, तो आंतरिक स्रोत। व्यक्तिगत स्तर होता है दूसरों पर नियंत्रण या प्रभाव करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसको व्यक्तिगत स्तर कहेंगे। और सामाजिक या संस्थागत स्तर में दूसरों पर नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन संस्था के भले के लिए। जैसे कई डाकू है ना, फेमस डाकू, जो खुद मतलब लोगों को इसलिए, मतलब जो अमीर लोगों को लूट के गरीबों में पैसा बांटते, वैसा ही कुछ मान लो आप, वो होता है संस्थागत स्तर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 57। शैक्षिक मनोविज्ञान जो यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के जो है शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आज से निम्नलिखित में से कौन से? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो शिक्षक है उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपके कौन कौन से जो है इनमें से जो है काम होंगे। सबसे पहले कौन सा सही है वो अपने को बताना है। शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान किया है। बिल्कुल, जो अपन शिक्षण विधियां यूज में ले रहे हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका यानी कि गाइडेंस प्रदान की है। बिल्कुल सही बात है। फिर है छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है। यह शिक्षक में बुद्धि लब्धि के विकास में सहायक है। तो शिक्षक की बुद्धि लब्धि का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसको क्रॉस करो।
फिर ये शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते सुधारने में सहायक है, तो ये भी कोई शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है। फिर ये शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझाने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, पांचवा सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो पहला, दूसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन कौन सा कथन नहीं करता है? ठीक है, सबसे पहले ये शिक्षार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी होते हैं उनके व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को परिभाषित करता है। शैक्षिक लक्ष्यों को जो है ये मतलब परिभाषित नहीं करता, क्योंकि जो है शिक्षा मनोविज्ञान साधन है, साध्य नहीं है। तो लक्ष्य केंद्रित नहीं होता, ये कार्य केंद्रित होता है। तो ये गलत हो गया आपका। ये छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। शैक्षिक लक्ष्यों को या शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य नहीं है इसका, क्योंकि ये तो क्या हो गया, आपके साध्य हो गए कि ये चीज हासिल करनी है अपने को। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। साध्य का मतलब जो चीज अपने को चाहिए वो नहीं है, ये साधन है किसी चीज तक पहुंचने का। ठीक है, ये उन तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है जिनके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से संबंधित है, तो वही बात होगी। ये भी लक्ष्य केंद्रित हो गए, तो ये गलत है। ये अधिगम प्रक्रिया की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, चौथा गलत है। आप सोचोगे चौथा सही है, लेकिन शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से संबंधित नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, दूसरा और चौथा गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 59, सत्य कथन ज्ञात कीजिए। इसको अलग से नोट आप कर सकते हैं। सबसे पहले, जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे पर निर्भर मतलब जैविक कौन से हो गए? भूख हो गई, प्यास हो गई, निद्रा हो गई, ये सारे जैविक है। काम, ठीक है, ये सारे क्या है? आपके जैविक है। मनोसामाजिक जो समाज से संबंधित है, चाहे आप जो है नौकरी पाना ही मान लो, एक प्रकार से नौकरी पाना, ये भी क्या एक मनोसामाजिक है, अगर दो कैटेगरी में बांटे तो। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। फिर है, कोई अभिप्रेरक पूर्णतः जैविक या पूर्णतः मनोसामाजिक नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना। सही है, ये भी कोई भी अभिप्रेरक या पूर्णतः जैविक नहीं है और पूर्णतः मनोसामाजिक भी नहीं है। तो 1 व 2 दोनों सही हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। विलियम वुंड ने अपने सहयोगी टिचनर के साथ 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया। कहां पर? लिपजिंग शहर में, जो कहां पर है आपका? जर्मनी में। सही बात है, ये तो असत्य बताना है अपने को, ये सही है। फिर वुंट और टिचनर का संबंध प्रकार्यवाद से पहले अपन चर्चा कर चुके, ये गलत है। ये संरचनावाद से संबंधित है। किससे? संरचनावाद से संबंधित है। वुंट ने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। वुंट ने अंतर्दर्शन जो है विधि का प्रयोग किया। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का लेखन किया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का लेखन किया। तो ये अपने मनोविज्ञान के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। अगली क्लास भी जल्द मिलेगी। शैक्षिक परिदृश्य भी मैं करवाऊंगा, मैं आपको सब्जेक्ट भी कराऊंगा, शिक्षण विधियां भी कराऊंगा, जैसा मैंने रीट पात्रता में करवाया था। लेकिन आप जो चैनल पर बने रहे, धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।